देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किन किन प्रकार से कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की निम्नलिखित दो विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधि हैं? दो विधि हैं। और दो विधियों के अंतर्गत सबसे पहली जो विधि है उसको हम बोलते हैं सामान्य नामकरण विधि। सामान्य नामकरण विधि। और दूसरी होती है IUPAC नामकरण विधि। याद रखेंगे, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो प्रचलित विधियां हैं उनमें पहली है सामान्य नामकरण विधि और दूसरी क्या है? IUPAC नामकरण विधि। क्लियर है यहां तक? उसके बाद सबसे पहले हम सीख लेते हैं सामान्य नामकरण विधि। कौन सी विधि? सामान्य नामकरण विधि। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूहों वाले क्रियात्मक समूह जितने भी हैं उनका नामकरण अलग प्रकार से किया जाता है और कार्बन वाले जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नामकरण अलग प्रकार से किया जाता है। तो दोनों का हम अलग अलग प्रकार से यहां पे नामकरण करेंगे। तो कहते हैं कि सामान्य विधि में, कौन सी विधि में? सामान्य विधि में नामकरण को दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम उन क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण करेंगे जिनमें कार्बन नहीं आता है, अर्थात कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण। कौन सा नामकरण भैया? सामान्य नामकरण। और दूसरा जो होगा वो होगा कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण। तो सबसे पहले अपना हेडिंग बन जाएगा कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण। कौन सा नामकरण? देखिए भी, इसके नामकरण का एक क्या होता है? सूत्र होता है। सामान्य नामकरण का एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला ये होता है कि सूत्र बराबर होता है हाइड्रोकार्बन समूह का नाम, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। ये फॉर्मूला होता है सामान्य नामकरण का। याद रखेंगे, सामान्य नामकरण करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। यहां पर हम जानना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन समूह क्या होते हैं, तो मैं इनको पढ़ा चुका हूं। पिछली क्लास में हमने समूह के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने समूहों को दो वर्गों में बांटा था। एक मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन समूह और दूसरा मैंने कहा था क्रियात्मक समूह। तो हाइड्रोकार्बन समूह मैंने जितने भी यहाँ पे उपयोग में आने वाले हैं सभी के नाम लिखवा दिए हैं, तो वहां से वो हाइड्रोकार्बन समूह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्रियात्मक समूह का नाम। तो ये क्रियात्मक समूह वे होंगे जो क्या हैं? कार्बन रहित हैं। कौन है? कार्बन रहित। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक समूह है SO3H। कौन है? SO3H। इसका नाम जो होता है वो सल्फोनिक अम्ल होता है और क्रियात्मक समूह का नाम भी क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल इसका क्या होता है? क्रियात्मक समूह का नाम होता है। आपको पता है इसके बारे में। उसके बाद एक होता है OH।
क्या होता है? OH। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अर्थात सामान्य नाम में जो क्रियात्मक समूह का नाम होता है वो क्या होता है? एल्कोहल होता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपने ये पढ़ा है, ये समूह O, 2 संयोजकता या 2 वैलेंसी फ्री, इसका नाम क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है? ईथर। ये कौन है भैया? ईथर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने एक ये समूह भी पढ़ा है NH2, क्या बोलते हैं? एमीन। इसके अलावा अगर दूसरा कोई समूह हो, जैसे ये NH हुआ, ये भी क्या है? एमीन। उसके बाद अगर आपने पढ़ा है N, 3 वैलेंसी फ्री, तो ये तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। बेसिकली इन एमीनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं, इसको द्वितीयक और इसको तृतीयक एमीन बोलते हैं। क्लियर है? तो एमीन के बारे में हो गया। एक समूह और है जो क्रियात्मक समूह है X, इसको बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड। इस हैलाइड के रूप में या X के रूप में F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और क्या हो सकता है? I। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन समूह के नाम के बारे में। बेसिकली मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे मान लो ये है CH3, तो इसको क्या बोलते हैं? मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। अगर ये है C2H5, तो इसको क्या बोलते हैं? एथिल। अगर मान लो ये है CH3, ये बैलेंसी फ्री यहां से है, तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। और अगर कोई समूह ये है CH2, तो इसे बोलते हैं एन प्रोपिल। क्या बोलते हैं भैया? समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? वैसे और भी यहाँ पे कई समूह मैंने आपके यहाँ पे बताए थे, बाकी अभी जब हम कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? आपको क्या करना है, अभी नोट नहीं करना, ऐसे अपन सीख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है उसके नामकरण की 2 विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। एक विधि को बोलते हैं सामान्य नामकरण विधि और दूसरी क्या है? IUPAC नामकरण विधि। सामान्य नामकरण विधि 2 प्रकार से की जाती है। वो किस प्रकार की जाती है? एक तो कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वालों में और कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बन रहित, अर्थात ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन नहीं आता है, उनका किस प्रकार से नामकरण करेंगे, तो उसके नामकरण का फार्मूला ये होता है। सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोकार्बन समूह का नाम, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम। ये प्रोसेस अपन काम में लेंगे और यहां से हम इन चीजों को सीख लेंगे। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें एग्जाम्पल लेकर के इनको सीखने का, तो इधर देखिए सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पे। इधर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया CH3SO3H, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस समूह को क्या, सबसे पहले नामकरण का सूत्र क्या है? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम और फिर क्रियात्मक समूह का नाम। इसमें हाइड्रोकार्बन समूह कौन दिख रहा है आपको? CH3। तो CH3 का नाम क्या होता है? मैथिल। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? मैथिल। उसके बाद उसको आगे क्या लिखेंगे? प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम SO3H है। SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। तो यहां पे लिख देंगे सल्फोनिक अम्ल। और टोटल करके लिखेंगे तो अपन क्या कहेंगे? मेथिल सल्फोनिक अम्ल। मेथिल सल्फोनिक अम्ल। क्या कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं है ना? ऐसे मान लो अगर ये फॉर्मूला हो C2H5 और SO3H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस समूह को क्या बोलते हैं? एथिल। और ये क्या हो जाएगा? सल्फोनिक अम्ल। तो क्या नाम हो गया? एथिल सल्फोनिक अम्ल। चलिए आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 और SO3H, आइसोप्रोपिल
सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है? आसान है। ये तो हुआ सल्फोनिक अम्ल। मान लो कोई अल्कोहल हुआ, जैसे मान लो ये है CH3OH, तो बताइए क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन समूह है और ये कौन है? क्रियात्मक समूह। तो क्या बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल। क्लियर है? उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, जैसे मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। आपको पता है इस समूह को क्या बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, वाइनिल। क्या बोलते हैं? वाइनिल। पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री को मैंने एक समूह के नाम में कन्वर्ट किया था या बोला था, इसको बोलते हैं वाइनिल। क्या बोलते हैं? वाइनिल। और ये OH है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? वाइनिल एल्कोहल। क्या बोल देंगे? वाइनिल एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या है? CH3 CH2 CH2 और Cl, इसका नाम क्या होगा? बताइए। ये समूह कौन सा? सॉरी 3 नहीं है, CH2 है। CH3 CH2 CH2, इस समूह का नाम क्या है? अरे डूब के मर जाओ कहीं। अरे CH3 CH2 CH2, एन प्रोपिल। क्या है? एन प्रोपिल। तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। जैसे X को हैलाइड बोल रहे हैं तो F को फ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। Cl को बोल देंगे क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे? और I को आयोडाइड। समझ रहे हैं? तो यहां पे हो गया एन प्रोपिल क्लोराइड। चलिए ये फॉर्मूला इसके लिए बताइए। CH3 CH2 और यहां पे लिख दिया मैंने Br। ये क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन का होगा, सीधी श्रृंखला में है, तो एन ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। आसान है। इस प्रकार से इनके क्या हो जाएंगे? नामकरण हो जाएंगे। इसका बताइए। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे मैंने लगा दिया Cl। ये कौन सा समूह है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या नाम है? अरे वाइनिल तो 2 कार्बन का होता है, 3 कार्बन के को बोलते हैं एलिल। तो इसका नाम हो जाएगा एलिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एलिल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे ये बात वही है ना जो हमने पढ़ाई थी, कुछ नया निकल के आ रहा है? तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारे पास बचा है ईथर और एमीन। ईथर और एमीन का जो नामकरण है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीच में नहीं बोलें भाई, आपके बोलने से हमारा सीक्वेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ईथर की। तो ईथर जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईथर का जो सामान्य फॉर्मूला होता है ये होता है, ईथर को 2 वर्गों में बांटा गया है। ईथर कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है सममित ईथर
और एक होता है असममित ईथर। सममित ईथर क्या होता है? देखो इस प्रकार का ईथर हो, मानो ROR', यदि R और R' दोनों क्या हो? बराबर हो। यदि R और R' दोनों ही कार्बन जो क्या हैं? बराबर हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? सममित ईथर। और अगर ROR' है और R और R' दोनों बराबर नहीं हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे? असममित ईथर। और जिनमें दोनों क्या होंगे? समान होंगे, उनको क्या कह देंगे? सममित ईथर। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3OCH3, तो इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है, दोनों समूह क्या हैं? समान है, तो वो सममित ईथर है। ऐसे ही अगर हम यहां करें ऑक्सीजन, इधर लिख देते हैं C2H5 और इधर हम लिख देते हैं CH3, तो दोनों तरफ जो R ग्रुप हैं, एल्किल समूह हैं, दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं असममित ईथर। क्या बोलते हैं? असममित ईथर। वापस से सुनेंगे, जो आपके ईथर होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सममित ईथर और असममित ईथर। सममित ईथर ऐसे ईथर होते हैं जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हो। दोनों एल्किल समूह क्या हो? समान हो, अर्थात बराबर हो। या फिर और जो असममित ईथर हैं, वो ऐसा ईथर होता है जिसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़ने वाले एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? असममित ईथर। अब ये दोनों एल्किल समूह क्या हैं? समान है, तो इनका जो सामान्य नाम होता है, कौन सा नाम? सामान्य नाम, वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोनों समान हैं, दो समान होते हैं तो एक शब्द काम आता है डाई। क्या काम आता है? डाई। तो दो समान है तो इसका नाम हो जाता है डाई, और दोनों एल्किल समूह हैं तो डाई एल्किल। डाई एल्किल। और ईथर हैं तो ईथर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों का सामान्य नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन समूह का नाम लिखते हैं। ये जो डाई एल्किल लिखा हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन समूह ही है। क्या है? हाइड्रोकार्बन समूह है, डाई एल्किल, और उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिख दिया है, और इसके लिए ईथर आता है। मतलब ऑक्सीजन द्विसंयोजकता फ्री वाला जो कंसेप्ट होता है, उसके लिए कौन यूज करते हैं? ईथर। तो क्या हो गया? डाई एल्किल ईथर। इसी प्रकार यहां पर दोनों एल्किल आ रहे हैं, ये अलग एल्किल है, ये अलग एल्किल है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखना पड़ता है, इसका सामान्य जो नाम है वो इस प्रकार से लिखना पड़ता है, एल्किल। वापस से दूसरे एल्किल को लिखना पड़ता है एल्किल, और फिर क्या लिखना पड़ता है? ईथर। तो इसका नाम होता है एल्किल एल्किल ईथर। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट कार्य करता है कि यहां पे पहले कौन से एल्किल को लिखें, ये डिपेंड करता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से। किससे लिखा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अर्थात जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे, क्रम में। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे अपन थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहां पे CH3 और यहां पे भी CH3, दोनों मैथिल हैं, दो समान हैं, इसलिए डाई शब्द को काम में लेंगे। तो डाई, CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं? मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। तो अभी हमने किसका नाम लिख दिया? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम लिख दिया है, तो क्या हो गया? डाई मैथिल। और ऑक्सीजन वाला जो क्रियात्मक समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। तो इसका नाम हो गया डाई मैथिल ईथर। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है C2H5 C2H5O C2H5। वापस सुनिए, C2H5O C2H5, ये कौन सा समूह है? एथिल। ये कौन सा है? एथिल। दोनों समान हैं, इसलिए लिख देंगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर हम बात करते हैं और भी कोई एग्जांपल लेना चाहें तो देखो, मैंने ये समूह ले लिया, ध्यान से याद कीजिए पिछली क्लास को और बताइए कि समूह का नाम क्या है? ओ, और ये एक समूह लिख दिया है।
यहाँ में ऊपर किया ना आपने CH3OCH2H5 है ना, यहाँ में अलग अलग है, ऐसा आपने एल्किल तो एल्किल एल्किल समूह अलग हो सकते हैं, एक मेथिल हो सकता है, एक एथिल हो सकता है, एक प्रोपिल हो सकता है। तो उसमें से पहले कौन सा लिखना है वो मैंने लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। अब हम यहां पे आपसे बात करना चाहते हैं कि इस समूह को क्या बोलते हैं, फेनिल। अरे बेंजीन वलय से सीधा वैलेंसी फ्री होता है, उसे हम फेनिल बोलते हैं। याद कीजिए, ये कौन है, फेनिल, ये भी कौन है, फेनिल। तो दोनों समान हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल। डाईफेनिल और कौन, ईथर, डाईफेनिल ईथर। क्लियर है। अगर हम इधर आते हैं तो इधर क्या लिखा हुआ है, मेथिल, और इधर क्या लिखा हुआ है, एथिल। ये लिखा हुआ है मेथिल और ये क्या लिखा हुआ है, एथिल। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो हमें पहले एथिल लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, एथिल। तो यहां लिख देंगे एथिल, मेथिल और ईथर। इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक हमने ये एग्जांपल ले लिया, क्लियर है। इस समूह को क्या बोलते हैं, फेनिल, और इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। ये है फेनिल PHENYL और ये क्या है, मेथिल METHYL। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि P पहले आता है कि M पहले आता है, M पहले आता है। तो अब लिखना पड़ेगा मेथिल, फेनिल और ईथर। बात क्लियर है। मान लेते हैं कि एक ये कंपाउंड है C2H5, ये कौन है, एथिल, और ये कौन है, फेनिल। तो बताइए ई पहले आता है कि पी पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल फेनिल ईथर। आसान है। तो ये किसका नामकरण हो गया, सामान्य नामकरण हो गया ईथर का। किसका हो गया, ईथर का। अभी अपन को पढ़ना है एमीन। कौन पढ़ना है, एमीन। तो इसको नोट करना चाहोगे तो नोट कीजिए। एमीन का सामान्य नामकरण। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो एमीन है वो बनती कैसे हैं। तो आपने एक कंपाउंड सुना होगा, अमोनिया, सुना है ना, अमोनिया। देखो अमोनिया होता है NH3। क्या होता है, जब अमोनिया में से मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं, कितना हाइड्रोजन निकालता हूं, एक हाइड्रोजन निकालता हूं, तो ये समूह बचता होगा NH2। क्लियर है। तो इस समूह को बोलते हैं प्राथमिक, इस समूह को बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। क्लियर है। और अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा देता हूं तो बचता है NH, 2 वैलेंसी फ्री। इसको बोलते हैं द्वितीयक एमीन। अगर मैं अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन हटा देता हूं तो नाइट्रोजन बचता है और 3 वैलेंसी फ्री बचती है। इसको हम बोलते हैं तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। प्राथमिक को 1 डिग्री भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री। द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री। लेकिन जो ये एमीन है उनका जो सामान्य नामकरण होता है उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है, कौन होता है, क्रियात्मक समूह का नाम वो केवल एमीन ही होता है। केवल क्या होता है, एमीन। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एमीन जो होता है, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, उनका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, एमीन होता है। क्या होता है, एमीन। क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है। क्लियर है। अब हम यहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज देखेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले लिया प्राथमिक एमीन। कौन लिया,
प्राथमिक एमीन, या फिर मैं एमीन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये लिया कि RNH2, क्या लिया? RNH2। क्लियर है? इसका अगर मैं सामान्य नाम लिखूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एल्किल समूह का नाम, मतलब हाइड्रोकार्बन समूह का नाम। हाइड्रोकार्बन समूह है यहाँ पे एल्किल, क्या है? एल्किल। और यहाँ पे NH2 है, मतलब एमीन है। क्या है? एमीन। तो इसका जो नाम होगा वो होगा एल्किल एमीन। क्या होगा? एल्किल एमीन। क्लियर है? थोड़ा आगे चलें तो हमारे पास आता है ये RNHR। RNHR मतलब ये जो एमीन है वो 1 डिग्री एमीन है, और ये कौन सा है? 2 डिग्री एमीन है। इस 2 डिग्री एमीन में 2 स्थितियां बन सकती हैं। अगर ये R और ये R और R डैश, R बराबर R डैश, दोनों अगर बराबर हों तो 2 समान हो गए हैं। 2 समान के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल और एमीन। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा? डाई एल्किल एमीन। कब? जब R और R डैश दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर। क्लियर है? अब हम यहां पे आ रहे हैं कि भाई ऐसी भी कंडीशन तो हो सकती है कि R और R डैश दोनों बराबर नहीं हो, जैसे अभी यहां पे हुआ था कि एक तरफ मेथिल आ जाए, एक तरफ कौन आ जाए? एथिल। तो क्या करना है? सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। एक दोनों एल्किलों को लिखेंगे, इसको भी लिखना पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा। उसमें पहले किसको लिखना है ये वही चीज निर्धारित करेगी जो वहां पहले कर रही थी, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। तो यहां पे जो नाम होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल्किल एल्किल एमीन। क्या हो जाएगा? एल्किल एल्किल एमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो एमीन है वो कौन सा है? तृतीयक एमीन। कौन सा है? तृतीयक एमीन। इधर देखेंगे 3 डिग्री एमीन। इसके बारे में और गहनता से समझना पड़ेगा। वो कैसे? वो इस प्रकार से R N R डैश और R डबल डैश। अब तीनों एल्किल हैं। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है वो सुनिए। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि R बराबर हो R डैश के, और वही बराबर किसके भी आ जाए? R डबल डैश के। तीनों क्या हो? समान हो। जब तीनों समान होंगे तो क्या यूज करेंगे? ट्राई। क्या यूज करेंगे? ट्राई। और कौन है ये? एल्किल है, तो ट्राई एल्किल एमीन। क्या हो जाएगा ये? ट्राई एल्किल एमीन। ये कंडीशन हो सकती है कि तीनों ही क्या हो? समान। तीनों ही क्या हो? समान। ऐसा हो सकता है कि R और R डैश तो समान हो लेकिन R डबल डैश समान नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि R डैश बराबर R बराबर R डैश दोनों क्या हैं? बराबर हैं, लेकिन ये R डबल डैश जो है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये 2 समान हैं, ये 2 क्या हैं? समान। तो डाई यूज होगा। क्या होगा? डाई यूज होगा। तो ऐसा हो सकता है डाई एल्किल, और फिर इस एल्किल को लिखना पड़ेगा। लिखने तो तीनों ही हैं, डाई एल्किल, फिर एल्किल, और फिर क्या लिखेंगे? एमीन। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ये अकेला एल्किल जो है वो पहले आ रहा हो और डाई एल्किल बाद में आ रहा हो। तो इसकी 2 कंडीशनें बन सकती हैं कि पहले कौन आ जाए? एल्किल, और उसके बाद आ जाए डाई एल्किल। अरे कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? डाई एल्किल एमीन। समझ पा रहे हैं? यहां पर भी कौन सा नियम कार्य करेगा? अंग्रेजी वर्णमाला का नियम। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि ये तीनों ही क्या आ जाएं? अलग अलग। R बराबर नहीं हो R डैश के, बराबर नहीं हो R डबल डैश के, तीनों ही क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो नामकरण कैसे लिखेंगे? फिर तीनों ही एल्किल समूह का नाम लिखना पड़ेगा। एल्किल एल्किल एल्किल, और फिर क्या लिखना है? एमीन। यहां एक खास बात हमेशा ये रहेगी स्टार डाल करके कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लगेगा। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लागू करेंगे तब ये नामकरण आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है?
फटाक से हम इनके क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छा महसूस होगा। जैसे मैंने लिया CH3NH2, क्या है, CH3NH2। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि CH3 जो है उसको क्या बोलते हैं, मेथिल, और NH2 को क्या बोल रहे हैं, एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। क्या हो गया, और कोई, जैसे यहां हो सकता है C2H5NH2, तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल एमीन। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3NHCH3, तो दोनों क्या हैं, समान हैं, तो ये वाला काम करेगा, डाई लगेगा तो डाई मेथिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एमीन। क्या हो गया भाई, डाई मेथिल एमीन। उसके बाद अगर हमने एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा CH3NHC2H5, तो ये कौन हो गया, मेथिल, और ये कौन हो गया, एथिल। तो अब किसको पहले लिखना पड़ेगा, एथिल को, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल, और NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल एमीन। क्लियर है? और आगे चलते हैं, तो अब हम यहां से तृतीयक एमीन के बारे में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने एग्जांपल लिया ये CH3NCH3CH3, CH3NCH3, और नीचे भी कौन, CH3। ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, तीनों क्या है, समान है। जब तीनों समान होते हैं तो क्या लिखते हैं, ट्राई। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई, और मैथिल और एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल एमीन। क्लियर है? आगे देखिए, जैसे मान लो एग्जांपल ये हुआ CH3NC2H5 और ये रहा CH3। देखो ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, दोनों क्या है, समान है। क्या नाम है इनका, मैथिल, और ये कौन है, एथिल। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, कौन, ई। तो क्या लिखना पड़ेगा, एथिल डाई मेथिल, डाई मेथिल और एमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ऐसा हुआ NC2H5 और CH2CH3। बताइए तीनों समान हैं या अलग अलग हैं, या फिर दो समान है एक अलग है, दो समान है और एक अलग है। अरे निकम्मो, ये C2H5 ही तो है और ये भी C2H5 ही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे CH2CH3, इसको भी तो लिख सकते हैं CH2CH3। अब बताइए ये कौन है, मेथिल, और ये कौन है, एथिल। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई। लेकिन ये दो समान हैं तो डाई एथिल आ जाएगा। क्या आएगा, डाई एथिल। और ये कौन है, मेथिल, और कौन आ जाएगा, एमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? अरे बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये CH3NC2H5 और एक ये। अब बोलिए कौन है ये? अब तो कह दो कि तीनों अलग अलग हैं। अब ये तीनों क्या हैं, अलग अलग है कि नहीं? देखिए ये कौन है, मेथिल, ये कौन है, एथिल, और ये कौन है, फेनिल। तो तीनों अलग अलग हो गए। ये मेथिल है, ये एथिल है, और ये फेनिल है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एम पहले आता है कि ई पहले आता है कि पी पहले आता है? ई। तो पहले क्या लिखेंगे, एथिल, उसके बाद मेथिल और फेनिल, और उसके बाद एमीन लिखेंगे।
तो क्लियर है ये बातें आप लोगों को? आसान है कि नहीं है? फटाक से नोट करो इसको एक बार। सामान्य नामकरण, ठीक है। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मुझे यह आना चाहिए कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा होगा, चलो इसका सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले लिखना पड़ता है पूर्वलग्न, उसके बाद लिखना पड़ता है अनुलग्न। पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या, और अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो पूर्वलग्न है वो कार्बन की संख्या से आते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं कार्बन की संख्या, और उसके लिए हम काम में ले रहे हैं अनुलग्न। क्या काम में लेंगे? सॉरी पूर्वलग्न। क्या है? कार्बन की संख्या और पूर्वलग्न, इनको याद रखना है। अगर एक कार्बन है, कार्बन कितना है? एक, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं फॉर्म। क्या यूज लेते हैं? फॉर्म। क्या यूज करते हैं? फॉर्म। अगर दो कार्बन हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसिड। क्या यूज करते हैं? एसिड। क्या करते हैं? एसिड। और तीन कार्बन हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपियोन। क्या यूज करते हैं? प्रोपियोन। और अगर चार कार्बन हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेर। क्या यूज करते हैं? ब्यूटेर। और पांच कार्बन हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेलर। क्या करते हैं? वेलर। और तीन कार्बन और एक द्विबंध हो, तीन कार्बन और एक द्विबंध हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्रिल। क्या यूज करते हैं? एक्रिल। और चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोटोन। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? क्रोटोन। मतलब इसमें अधिकतम पांच कार्बन जब तक कार्बनिक यौगिक में है वहां तक के ही कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण संभव है। पांच से ज्यादा अगर कार्बन है तो उनके लिए सामान्य नामकरण उपयुक्त नहीं होता है या फिर नहीं बना है। ये जो नियम है वो कितने कार्बन तक वैलिड रहता है? 5 कार्बन तक। कितने तक? 5 कार्बन। अर्थात जो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण है वो सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए लागू नहीं होता, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह का नाम, तो क्रियात्मक समूह का नाम तो क्रियात्मक समूह से ही आएगा। आपने ये पढ़ा होगा कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इसके लिए जो क्रियात्मक समूह का नाम होता है वो होता है एक अम्ल। क्या होता है? एक अम्ल। एक अम्ल क्या होता है भैया? एक अम्ल। याद रखेंगे, याद रखो COOH को क्या बोलते हैं? एक अम्ल। क्रियात्मक समूह में जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा? क्रियात्मक समूह के नाम के रूप में एक अम्ल लगेगा। क्या लगेगा? एक अम्ल। याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे COX। इसके लिए यूज करते हैं इल हैलाइड। क्या यूज करते हैं? इल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद ये आता है COOR। क्या आता है? COOR क्रियात्मक समूह एस्टर होता है ना। इसमें ये जो एल्किल समूह है ना, ये पहले लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल्किल। उसके बाद जो भी पूर्वलग्न लगेगा, कौन लगेगा? पूर्वलग्न। उसके बाद लगता है 8। क्या लगता है? 8।
क्या लगता है 8। सबसे पहले एल्किल समूह लिखा जाता है, उसके बाद पूर्वलग्न लगते हैं और उसके बाद कौन लगता है 8 लगता है। क्या लगता है 8। क्लियर है। उसके बाद आपने यहां पे पढ़ा होगा CONH2। CONH2 वैसे इसको बोलते हैं अम्लेमाइड। क्या बोलते हैं अम्लेमाइड। लेकिन क्रियात्मक समूह के रूप में जो अनुलग्न काम आता है वो केवल आता है यहां पे एमाइड। क्या आता है एमाइड। क्लियर है। आपने ये पढ़ा होगा कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह CN, साइनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं साइनाइड। लेकिन ये अनुलग्न के रूप में क्या बोला जाएगा अब की बार, अब ये बोला जाएगा ओ नाइट्राइल। ओ नाइट्राइल। जैसे इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते थे ना, लेकिन अनुलग्न के रूप में क्या बोल रहे हैं इसको, एक अम्ल बोल रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर ये है NC, कौन है NC, तो इसको बोलते हैं ओ आइसो नाइट्राइल। ओ आइसो नाइट्राइल। क्लियर है। ऐसे आपने ये पढ़ा होगा CHO, एल्डिहाइड। कौन है एल्डिहाइड। तो इसका अनुलग्न के रूप में भी कौन बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भाई एल्डिहाइड बोलते हैं। एक ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। ये कौन है कीटोन। इस पर आप क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जो कार्बन युक्त होते हुए भी, कौन युक्त होते हुए भी, कार्बन युक्त होते हुए भी इसका जो नामकरण है वो कार्बन रहित जो क्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं उनकी तरह होता है। वो अपन बात करेंगे इसको जब अपन लेंगे। एक और रह गया बीच में, ये COOCO, जानते हो इसके बारे में, इसे बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड। तो इसका जो अनुलग्न के रूप में नाम है वो है एक एनहाइड्राइड। क्या है, एक एनहाइड्राइड। देखो भाई वापस से सुनते हैं, वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूहों का सामान्य नामकरण, समूह वाले यौगिकों का सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है जो पहले लगने वाले होते हैं, अनुलग्न का मतलब होता है पीछे लगने वाले। तो जब नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या, मतलब कितने कार्बन है उसमें, किस पोजीशन में है वो कार्बन, वो लिखना है। उसके बाद लिखना होगा अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है कि उस कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है। अगर COOH है तो यहां पे लगेगा एक अम्ल। क्या लगेगा, एक अम्ल। अगर COX है तो एल हैलाइड लगेगा। क्या लगेगा, एल हैलाइड। और अगर COOR है मतलब एस्टर है तो एस्टर के लिए पहले ये एल्किल समूह लिखा जाएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, उसके बाद पूर्वलग्न लगेगा जो भी लग रहा है, उसके बाद अनुलग्न के रूप में क्या यूज होता है, 8 यूज होता है। अनुलग्न के रूप में कौन यूज होता है, 8 यूज होता है। कौन यूज होता है, 8। कौन यूज होता है, 8। अनुलग्न जो एस्टर का होता है वो कौन होता है, 8 होता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर एनहाइड्राइड है, अम्ल एनहाइड्राइड, तो उसके लिए लगेगा एक एनहाइड्राइड पूर्वलग्न के रूप, अनुलग्न के रूप में सॉरी। फिर है एमाइड। कौन है, एमाइड। अम्ल एमाइड था, उसके लिए एमाइड को ही काम में लिया जाता है। ये साइनाइड है लेकिन अनुलग्न के रूप में क्या यूज करेंगे, ओ नाइट्राइड। ये आइसोसाइनाइड है लेकिन अनुलग्न के रूप में इसको क्या यूज करेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। CHO को एल्डिहाइड करेंगे और इसके लिए कीटोन ही काम में लेंगे। क्लियर है। अब हम करते हैं एक एक एग्जाम्पल जिससे आपको इन सारी चीजों के बारे में क्लियरली समझ में आ जाए। देखो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके यहां पे, मार्कर में शाही नहीं है, मैं शाही पिला लेता हूं, ठीक है। चलो कर दो थोड़ी देर के लिए, इसको नोट कर लें आप लोग। एग्जाम्पल मैंने लिया है कुछ ऐसे, HCOOH। मैं जानना चाहता हूं कि ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है या कार्बन रहित है, कार्बन युक्त है।
अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। एक है, और एक जब कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म प्लस। उसके बाद क्या करते हैं, अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह का नाम तो क्या है, COOH का एक अम्ल। तो ये छोटे जो ई की मात्रा है वो इसके ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अरे होगा कि नहीं होगा? तो HCOOH जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, जो चींटी के डंक में, नेटल के डंक में पाया जाता है। क्लियर है? आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा CH3COOH। मैं जानना चाहता हूं इसमें कार्बन कितने हैं। 2 कार्बन है, बातें नहीं। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एसिड। तो क्या हो जाएगा, एसिड प्लस एक अम्ल, तो क्या बन जाएगा ये, एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है ये, सिरके में। किसमें पाया जाता है, सिरके में। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये हुआ CH3CH2COO, कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। कितने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन, और एक अम्ल तो प्रोपियोनिक अम्ल। क्या हो गया इसका नाम, प्रोपियोनिक अम्ल। अब इसको बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, क्या नाम है इसका, बताइए। कार्बन कितने हैं, 1 2 3। 3 कार्बन हैं और एक क्या है, द्विबंध। एक इसमें क्या है, द्विबंध। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिल और एक अम्ल, तो एक्रिलिक अम्ल हो जाएगा। एक्रिलिक, क्या मैं सही कह रहा हूं? आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर ये कंपाउंड हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2COOH, तो 1 2 3 4 कार्बन और एक क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, क्रोटोनिक अम्ल। क्रोटोनिक। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, समझ आ रहा है? आगे जो एग्जाम्पल है वो इसी आधार पर सभी के होंगे और उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए।